हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता अग्रवाल। फिज़िक्स का 5th चैप्टर हम पढ़ रहे थे, हीट एंड थर्मोमेट्री। उस पर ये मेरा 3rd लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बताया था, दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से, किन किन विधियों से होता है, और उस लेक्चर में हमने ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि कंडक्शन, चालन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने उसके अगले लेक्चर में हमने संवहन के बारे में पढ़ा था, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम विकिरण के बारे में पढ़ेंगे कि विकिरणों के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन विथ एग्जाम्पल्स। हमने जब पढ़ा था तो मैंने ये बताया था कि कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों के अंदर जो है मीडियम की आवश्यकता होती है। यहाँ कंडक्शन लिखना था मुझे, कंडक्शन, चालन एवं संवहन, दोनों के अंदर हमें ऊष्मा के स्थानांतरण की जो ये विधियां हैं, इसके अंदर दोनों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। परंतु हम देखते हैं कि सूर्य से ऊष्मा जो है वो सीधी अर्थ पर हमारे पास पहुंच रही है। हम सूर्य को देख सकते हैं, सूर्य की गर्मी को भी हम महसूस कर सकते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि सूर्य और अर्थ के बीच में बहुत दूर डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर के पहले क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है, यानी यहाँ कोई माध्यम एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी सूर्य से ऊष्मा जो है वो पृथ्वी तक पहुँच रही है। तो ये विधि जिसके द्वारा सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँच रही है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उस विधि को कहते हैं विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ टेक्स प्लेस बाय रेडिएशन। विकिरणों के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब ये विकिरण होते क्या हैं? विकिरण में कभी भी इन दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में हो, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। विकिरण क्या होते हैं? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम जानते हैं ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, और विद्युत चुंबकीय विकिरण, सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती हैं, इनका वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम के अंदर। निर्वात में इनकी गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बहुत हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं, और यही वजह है कि सूर्य से बहुत कुछ ही समय में हम तक ऊष्मा पहुंच जाती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये हमने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है। और ये सारी वेव्स जो हैं ये क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है? इनकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ अलग अलग। अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, विजिबल रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी अलग होंगी, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेंज अलग अलग होने के कारण ये अलग अलग इनके नाम हैं। इनकी मेन, ये सभी का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब विद्युत चुंबकीय विकिरणों में क्या होता है? इनमें माध्यम के अणुओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं, दे ऑसिलेट इन स्पेस एंड टाइम, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आगे बढ़ती हैं। रेडिएशन मीन्स ऑल बॉडीज एमिट रेडिएंट एनर्जी वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी तरह का पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैसेज हो, ये सभी जो है क्या करती हैं? विकिरणों का उत्सर्जन करती हैं।
नाउ किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर लाइक द रेडिएशन बाय अ रेड हॉट आयरन और लाइट फ्रॉम अ फिलामेंट लैम्प इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। जो वस्तु के तापमान की वजह से जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जैसे रेड हॉट आयरन है, कोई तेज लाल, जब लोहे को हम बहुत गर्म कर देते हैं तो एकदम लाल रंग का हो जाता है, उससे जो विकिरण निकल रहे हैं वो थर्मल रेडिएशंस हैं। या जो फिलामेंट लैंप है, घर में जो बल्ब जल रहा है उसके फिलामेंट से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो भी क्या है? फिलामेंट जो लैंप का होगा, बल्ब का जो फिलामेंट होगा वो क्या होगा? उसका तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने से वो विकिरण उत्सर्जित करता है और वो जो विकिरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? थर्मल रेडिएशंस कहलाते हैं। अब जो हॉट बॉडी होती है ये कंटिन्यूअसली रेडिएशन अपने चारों ओर उत्सर्जित करती, इन ऑल डायरेक्शंस, केवल चार नहीं, इन ऑल डायरेक्शंस इट एमिट्स रेडिएशन। व्हेन दिस रेडिएशन फॉल्स ऑन अदर बॉडीज, जब ये दूसरी वस्तु पर ये विकिरण जब गिरते हैं तो क्या होता है? इस वस्तु की नेचर पे डिपेंड करेगा। कुछ विकिरण क्या करेगी? वस्तु क्या करेगी? इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित करेगी। ये विकिरण इस पे आया और ये वापस रिफ्लेक्ट हो गया। ए पार्ट ऑफ इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ इट विल बी ट्रांसमिटेड। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी कि वो वस्तु कितना एब्जॉर्ब कर रही है, कितना वापस परावर्तित कर रही है और कितना वो परागमित कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। जैसे जो कृष्णिका होती है, ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? आदर्श कृष्णिका वो वस्तु जो उस पर आपतित संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर ले, मतलब ऐसी वस्तु जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेगी उसके लिए रिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़ीरो होगा। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ज़ीरो होंगे एंड ट्रांसमिटेड रेडिएशंस क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। अब रेडिएशंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखें। ये हमारा सोलर वाटर हीटर है, यहाँ पानी है और ये इस टैंक में पानी है। ये यहाँ पे सोलर सेल्स के द्वारा सूर्य की ऊर्जा जब इसके ऊपर पड़ती है तो सूर्य की ऊर्जा से ये यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक ये पानी को गर्म किया जाता है। ये देखिए, ये आपने घरों में भी देखा होगा, ये भी आजकल कॉमन है, होटल्स में होते हैं, ये घरों में होते हैं। सोलर कुकर, इसके अंदर क्या कंसेप्ट होता है? ये मिरर लगा हुआ रहता है, सूर्य की विकिरणें इधर भी गिर रही हैं, इस पे भी गिर रही हैं। ये इसका एंगल इस तरह से सेट करते हैं कि जो रेडिएशन सूर्य के गिर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस किस पे गिरे? इसके ऊपर गिरे। तो हमने इस पे अंदर जो गिरने वाले विकिरण है उनकी इंटेंसिटी बढ़ा दी है। अब इन सोलर रेडिएशंस में क्या है? थर्मल रेडिएशंस हैं, ऊष्मा है। इस ऊष्मा का अवशोषण होगा और इसके अंदर की जो सतह होती है वो डार्क ब्लैक रखते हैं। ब्लैक इसलिए रखते हैं, मैंने आपको बताया कि जो काले होंगे वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, तो वो ऊष्मा का क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। इसी तरह रेडिएशन पे बेस्ड हम जो है इस बात कर सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि समर्स के अंदर हम लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कारण क्या होता है? काले रंग का कपड़ा या डार्क कलर के कपड़े पहनने की बजाय हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? वाई वी वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर? क्योंकि ब्लैक बॉडीज एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएंट एनर्जी बेटर देन बॉडीज ऑफ लाइट कलर्स। जो काली जो बॉडीज़ होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो क्या करती हैं? विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं और उत्सर्जक भी होती हैं। किसकी तुलना में? जो लाइट कलर्ड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तुलना में। तो इस वजह से गर्मी, तेज़ गर्मी पड़ रही है तो अगर काला शर्ट पहनेंगे तो वो ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण कर लेगी, तो हमें क्या होगा? ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, ज़्यादा गर्मी। तो उससे बचने के लिए लाइट कलर का ड्रेस, लाइट कलर की शर्ट पहनना पसंद किया जाता है।
जबकि विंटर के अंदर लाइट की बजाय अगर हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि डार्क कलर क्लॉथ्स जो होंगे दे विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन एंड दे विल कीप आवर बॉडी वार्म। वो सूर्य से ऊष्मा का अवशोषण करेंगे और हमारे शरीर को गर्म रखेंगे। इसी तरह से आपने देखे होंगे घर में कई बर्तन हमारे जो हैं काले रंग के होते हैं इनकी, या कई तो ऐसे होते हैं जिसमें नीचे का बेस काला होता है। कारण क्या है? बिकॉज दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम द फायर। जो नीचे आग जल रही है, गैस जल रही है, या वो उससे ये क्या करते हैं, अधिकतम ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं। और ये जो अवशोषित ऊष्मा है ये किसको देते हैं? जो भी हम सब्जी पका रहे हैं या चपाती बना रहे हैं, ये अपनी ऊष्मा किसको दे देंगे? इसमें जो भी यूटेंसिल में पड़ा हुआ है उसको देंगे। और इस तरह से हमें इन सब्जियों को ऊष्मा जल्दी मिलती है, ज़्यादा मिलती है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं उनके बॉटम को क्या रखा जाता है? ब्लैक रखा जाता है। अब और एग्जाम्पल देखिए, आपने देखा होगा जो थर्मस फ्लास्क होता है, थर्मस फ्लास्क में क्या कंसेप्ट होता है? क्यों आजकल सारी बॉटल्स आती कि 24 आवर्स तक आपका पानी भी ठंडा रहेगा, और अगर कोई गर्म चीज़ डाली है उसके अंदर तो वो चीज़ गर्म रहेगी, ठंडी चीज़ डाली तो वो ठंडी रहेगी। कारण क्या होता है? थर्मस फ्लास्क का क्या कंसेप्ट है? इट इज़ अ डिवाइस टू मिनिमाइज हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द कॉन्टेंट्स ऑफ द बॉटल एंड आउटसाइड, है ना। इस डिवाइस का क्या उपयोग है? ये जो है इस थर्मस के अंदर जो भी चीज़ है उसमें उसकी ऊष्मा का स्थानांतरण ये क्या करता है? बाहर नहीं होने देता है। कम से कम ऊष्मा का स्थानांतरण अंदर से बाहर की तरफ होता है। क्या होता है इस थर्मस के अंदर? इट कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल्ड ग्लास वेसल। दोहरी वॉल होती है विथ द इनर एंड आउटर वॉल्स कोटेड विथ सिल्वर। और जो अंदर की दीवार और बाहर की दीवार दोनों सिल्वर कोटेड होती है। अब सिल्वर कोटेड होने से भी क्या होगा, ये बात करेंगे। जब सिल्वर कोटेड इनर वॉल है तो क्या होगा? रेडिएशंस फ्रॉम द इनर वॉल इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बॉटल। अब जो आपने मान लीजिए अंदर जो भी गर्म चीज़ रखी है, चाय रखी है, उससे जो रेडिएशन उत्सर्जित हो रहे हैं वो रेडिएशन अंदर की सिल्वर वॉल पे जब गिरेंगे, और सिल्वर जो होता है वो क्या होता है? उसका रिफ्लेक्टिव पावर बहुत अच्छी होती है, तो उससे रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट बैक अंदर परावर्तित होंगे और वो ऊष्मा जो है वो अंदर ही रह जाएगी। इसी तरह से बाहर की जो वॉल है वो भी क्या होती है? सिल्वर्ड होती है, कोटेड विथ सिल्वर होती है। क्योंकि अब क्या करेगी? बाहर की वॉल जो है, बाहर से जो ऊष्मा इसके ऊपर गिर रही है उस ऊष्मा को क्या करेगी? ये रिफ्लेक्ट कर देगी। इधर से गिरी तो इधर रिफ्लेक्ट कर देगी, तो बाहर की ऊष्मा अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, राइट, और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाएगी। इस तरह से अंदर जो भी चीज़ रखी है वो जिस भी तापमान पर है वो काफ़ी समय तक उसी तापमान पर बनी रहेगी। फिर इसके अलावा द स्पेस बिटवीन द वॉल्स इज इवैक्यूएटेड। आपको मैंने बताया कि इस डिवाइस में अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल। 2 दीवारें होती हैं और इन 2 दीवारों के बीच में क्या होता है? वैक्यूम होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो वो वैक्यूम क्या करता है? इट रिड्यूसेस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन लॉसेस। उसकी वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, आपको मैंने बताया था कि चालन और संवहन इन दोनों के लिए, इन दोनों के माध्यम से भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि विकिरणों के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब ये बीच में हमने इसको क्या किया, 2 दीवारों के बीच में वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, तो वैक्यूम की वजह से ऊष्मा का स्थानांतरण चालन और संवहन विधि के द्वारा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से चालन और संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण रोक दिया हमने। और दूसरा, सिल्वर कोटिंग की वजह से
क्या हुए, रेडिएशंस जो हैं वो अंदर के बाहर नहीं आ पाएंगे और बाहर के विकिरण अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इस तरह अगर हमने इस फ्लास्क में गर्म चीज़ रखी है तो वो गर्म ही रहेगी, और अगर ठंडी रखी है तो वो काफ़ी घंटों तक ठंडी रहेगी। तो अच्छा, ये बात करते हैं कि हम सर्दियों में स्वेटर क्यों पहनते हैं। सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, क्या होता है, क्या स्वेटर गर्मी देता है हमें? सोचिए, नहीं। सर्दियों में क्या होता है, देखिए आपने जानते हैं कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि सर्दियों में बाहर का जो तापमान होता है, तेज सर्दी है तो बाहर का तापमान मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है किसकी तुलना में, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की तुलना में, तो हमने पढ़ा था हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण हायर टेम्परेचर वाली वस्तु से लोअर टेम्परेचर वाली वस्तु में होता है। तो चूँकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और वातावरण का तापमान कम है, इस वजह से ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, हमारे से ऊष्मा स्थानांतरित होकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और जब हमारे शरीर से ऊष्मा निकलेगी तो हमें क्या महसूस होगी, ठंड लगेगी, है ना। इसलिए हमें सर्दियों में ठंड लगती है, ठीक है। और अब हम क्या चाहते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे तो हम स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर पहनने से क्या होता है, ये जो वुल जो होती है इट इज़ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। वुल के अंदर काफ़ी पोरस होते हैं, थ्रेड भी ऊष्मा की कुचालक होती है, साथ ही थ्रेड के बीच में हवा ट्रैप्ड होती है, तो हवा भी ऊष्मा की कुचालक है। ये ऊष्मा की कुचालक होने के कारण क्या होगा, जो हमारी बॉडी से जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, हीट रेडिएट जो हो रही है, वो ऊष्मा क्या होगी, इस के अंदर, चूँकि दे आर बेड कंडक्टर, वुल जो है वो बेड कंडक्टर है, ठीक है, इसमें जो हवा है वो भी बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो ऊष्मा को बाहर जाने से रोकेगी। और चूँकि ऊष्मा बाहर कम जाएगी इसलिए हमारे से ऊष्मा की कम हानि होगी, और ऊष्मा की कम हानि होगी तो हमें ठंड कम महसूस होगी। यही जो सिद्धांत है वो रजाई क्यों ओढ़ते हैं उसका है। रजाई में भी क्या होती, कॉटन होती है, कॉटन में काफ़ी एयर ट्रैप्ड होती है एंड एयर इज़ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, सो आवर हीट विल नॉट ट्रांसफ़र टू एटमॉस्फियर। तो आई होप आपको कंडक्शन कन्विक्शन जो पुराने लेक्चर में समझाए थे वो भी समझ आए होंगे। आज हमने रेडिएशन समझा, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे अगले लेक्चर में नया टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे। तब तक एक बार आप फिर से इनको रिवाइज़ करिए, इनके नोट्स बनाइए और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कीजिए। थैंक यू सो मच।